नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में WHO के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ये जो सीरीज है ये हर संडे हम कवर करते हैं, जिसमें जितने भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके ऊपर ये क्लास होती है। हर संडे को शाम को 5 बजे ये प्रोग्राम आता है, जिसमें हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे कवर करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, जिसमें आपको पुराने लेक्चर्स भी मिल जाएंगे जो मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कवर की हुई हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हम पढ़ चुके हैं, जैसे UN के बारे में, इंटरपोल के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, नाटो के बारे में, सार्क के बारे में, आसियान के बारे में, ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। तो आज ऐसे ही हमने टॉपिक जो लिया है वो है WHO, और WHO की भी समीक्षा करेंगे कि भाई WHO को कब बनाया गया, इसके क्या क्या काम है, इसका भारत में भी क्या जो है संबंध है, और इसको क्या चुनौतियां जो है फेस करनी पड़ती हैं, और जो अभी वर्तमान परिक्षेप है इसमें WHO की भूमिका किस तरीके से होती है, उस पर थोड़ा सा हम आज बातचीत करेंगे। तो शुरू करेंगे हमारा सेशन, जिसको WHO कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में बात करेंगे हम। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि विश्व भर में जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए, उनके बारे में शोध करने के लिए, उनके बारे में किसी भी, जैसे कोई बीमारी की अफवाह फैल रही है, अब उस अफवाह की सही जो जानकारी है वो कहां से पुष्टि हो, तो WHO एक ऐसा संगठन था। तो इसको कब बनाया गया, तो जैसा कि हमने हर बार बात हम पीछे से करते हैं, तो इसके भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, तो ये भी विश्व को एक जो है जरूरत महसूस हुई कि कुछ ऐसा एक संगठन होना चाहिए, जैसे शांति के लिए हो गया, पुलिस के लिए हो गया, तो ऐसे ही कुछ स्वास्थ्य रिलेटेड भी कुछ होना चाहिए। तो स्वास्थ्य संबंधी मामलों से निपटने के लिए एक जो है संगठन बनाया गया, जिसको हम आज क्या कहते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। तो इसकी उत्पत्ति के अगर आपसे कोई चीज पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, तो आप यही बताएंगे कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो विश्व को एक ऐसा पटल चाहिए था जिसमें सारे देश मिलकर इस कुछ समस्याओं पर जो है समाधान निकाल सकें, चर्चा कर सकें। तो उन्होंने इस इरादे से एक संगठन बनाया, जिसको हम क्या कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO कहा जाता है, इसकी स्थापना अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषीकृत संस्था के रूप में हुई। मतलब ये जो है एक एजेंसी है, किसकी, UN की, मतलब संयुक्त राष्ट्र, हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी में कौन काम करता है, WHO काम करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो स्वास्थ्य संबंधी चीजों के लिए बनाया गया। दूसरी अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आप बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, कब से कब तक हुआ, तो 1939 से 1945 तक हुआ, और 45 के बाद ये चर्चाएं काफी जोर पकड़ी और उसके बाद ये संगठन बनाना पड़ा। तो के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय या स्वास्थ्य सहयोग विस्तार एक वैश्विक संस्था की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके चलते WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जो वैश्विक पटल पर थे, उनमें से एक स्वास्थ्य भी था। तो UN ने इस चीज को फॉर्म किया 1948 में अप्रैल में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई WHO है क्या, तो आप वहां पे क्या आंसर करेंगे, तो WHO के बारे में आप बताएंगे कि भाई WHO जो है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत बहुत सारी एजेंसीज आ जाती हैं, जैसे UNEP आता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनिसेफ का नाम सुना है, यूनेस्को का नाम सुना है। वैसे ही उसकी एक एजेंसी है जिसको WHO कहा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और जो है इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी, अप्रैल 7 1948। और हर साल हम जो है वर्ल्ड हेल्थ डे, जो वर्ल्ड मतलब WHO का जो डे मनाते हैं वो 7 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल को इसको फॉर्म किया गया था। तो ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, लेकिन इसके कुछ केंद्र भी हैं, इसके अलग अलग ब्रांचेस भी हैं, 6 ब्रांचेस हैं, जिनमें भारत के नई दिल्ली में भी एक इसकी शाखा है, उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं, और 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में एक जो एशिया वाला है वो न्यू दिल्ली के अंदर आ जाता है। तो न्यू दिल्ली में भी इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये कैसा संगठन है, तो ये इंटर गवर्नमेंट
ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक अंतर सरकारी संगठन है और सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। अब देखिए, कोई भी तरह की बीमारी किसी देश में हो रही है तो ये इंफॉर्मेशन डब्ल्यूएचओ तक पहुंचाई जाती है। फिर डब्ल्यूएचओ एक तरीके से, जैसे अभी महामारी आई, पेंडेमिक आया, तो ये कैसे जो है सारे विश्व को एक समान पटल पर लाने की बात। वैसे तो डब्ल्यूएचओ की काफी निंदा की गई जो उसने कोरोना के समय, जो कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए, कि भाई इसमें चीन का साथ ज्यादा दिया गया है। उन मुद्दों को भी बात करेंगे कि भाई इसके साथ ऐसा क्यों है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलती है तो उसमें लोग काम करते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं से वित्त पोषण मिलता है, मतलब फाइनेंस मिलता है। तो क्या ऐसी डब्ल्यूएचओ की चीजें हैं जिसमें कुछ गड़बड़ियां देखने मिलती हैं, उसके बावजूद भी इसने बहुत अच्छा जो है काम चलाया है। अगर हम बात करें, भारत पोलियो मुक्त होने में डब्ल्यूएचओ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा चिकन पॉक्स, जो स्मॉल चेचक कहा जाता है, ये इन सारी चीजों में भी, स्मॉल पॉक्स, ये सारी चीजों में भी बहुत अच्छा योगदान दिया है। जॉन्डिस के लिए पर्ट्यूट, जो डिप्थेरिया कहलाता है, डीपीटी, हमारे कई तरह की वैक्सीन हमें जो दी जाती हैं, ये किसके बाद हुई हैं? तो डब्ल्यूएचओ के इंटरवेंशन के बाद हुई है। इसने बीच में आकर ये कहा कि भाई विश्व स्तर पर अगर किसी भी व्यक्ति का जो है स्वास्थ्य सुधारना है, मृत्यु दर को कम करना है, तो कुछ चीजें जो है जरूरी हैं, तो वो डब्ल्यूएचओ की पहल से हुई है। तो डब्ल्यूएचओ बहुत महत्वपूर्ण उस तरीके से हो जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो डब्ल्यूएचओ वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा, देखिए किसी भी चीज पर रिसर्च होना बहुत जरूरी है, तो अनुसंधान जो है संबंधी एजेंडे को जो है आकार देता है तथा विभिन्न मानदंड और मानक निर्धारित करता है कि भाई किस चीज की क्या रिसर्च की जाएगी, वो किसके लिए है। जैसे कई तरह की चर्चाएं इनकी न्यूज में आती रहती हैं, जैसे मंकी पॉक्स को एम पॉक्स अभी हाल ही में किया गया, एक्स वायरस, ऐसी कई चीजें चर्चाओं में रहती हैं। तो ये डब्ल्यूएचओ उन पर शोध करता रहता है, कई तरह के मानदंड जो है निर्धारित करता है, उसके आधार पर उनके ऊपर शोध होता है। साथ ही डब्ल्यूएचओ साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करता है, देशों की तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और मूल्यांकन भी करता है। मतलब पूरी तरह से ये समीक्षा का भी काम करता है कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, कोई बीमारी किसी देश में हो रही है तो उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अगर उनके पास वहां पर उस तरह की तकनीक नहीं है, उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उनको उस तरीके से वित्त पोषित भी करना, उनको उस तरह की सहायता भी प्रदान करना इसका काम है। डब्ल्यूएचओ ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया था। वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि हर 7 तारीख को हर साल की विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है मनाया जाता है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो टेड्रोस जी हैं। अगर इनके क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करें तो इसका मुख्यालय तो मैंने आपको बताया जिनेवा में है, लेकिन इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एक ब्राज़विले कोंगो में, मनीला फिलीपींस में आ जाता है, कोपेनहेगन जो है आपका डेनमार्क, फिर अलेक्जेंड्रिया मिस्र में, और नई दिल्ली में है भारत में स्थित। तो ये वाला आप जरूर याद रखेंगे, भारत में भी इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय है। ऐसे और भी लगभग 150 जो है इसके छोटे छोटे कार्यालय देखने मिलते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया कि वर्तमान में संगठन के 194 देश हैं तथा इसके वर्तमान प्रमुख अध्यक्ष टेड्रोस आघोनम है, जो कि इथोपिया से हैं। एडिस अबाबा जो है वहां की राजधानी है। आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में, इथोपिया से भारत में ऐसी कौन सी चीज आई जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई है? तो जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डब्ल्यूएचओ की संरचना की बात करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे मैंने यूएन पढ़ाया था, तो यूएन में क्या था, सुरक्षा परिषद थी, सिक्योरिटी काउंसिल थी, उसमें और भी बहुत सारे अलग अलग जो है उसकी संरचना में चीजें आती हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की थी हमने, वैसे ही डब्ल्यूएचओ की भी संरचना की बात की जाए तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें आती हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की संरचना त्रिस्तरीय है, मतलब ये मतलब यहाँ पर 3 बॉडीज से मिलकर ये बनी हुई है। मतलब इसके अंतर्गत कुछ चीजें आती हैं, जैसे इसका एक सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय भी है, तो उन पर भी नजर डालते हैं कौन कौन से इसके जो है हिस्से हैं। तो इसमें एक है विश्व स्वास्थ्य सभा। विश्व स्वास्थ्य सभा जो है ये नीति निर्देशन की सर्वोच्च निर्मात्री निकाय है, जिसमें संगठन के सभी सदस्य देश सम्मिलित होते हैं। मतलब इसमें सारे नेशन जो भी इसके मेंबर्स हैं उसमें शामिल होंगे, मतलब भारत भी इसमें शामिल होगा। और फिर इस चीज पर जो है नीति निर्देशन, मतलब किसी भी तरीके से किस तरीके से कोई चीज को टैकल करना है, पूरे रूल्स जो हैं, क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, इन चीजों पर पूरी चीज बातचीत होती है। सारे देश इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा कार्यकारी बोर्ड होता है। ये विश्व स्वास्थ्य सभा के निर्णयों को
क्रियान्वयन की निगरानी करता है कि भाई जो हमने ये चीजें बनाई हैं इनको कितना फॉलो किया जा रहा है, ये वाकई जमीनी स्तर तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। इसमें तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देकर उस देश के अंदर कोई भी तरह की समस्या आ रही है तो उनसे निदान प्राप्त किया जा सके और भी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को और दृढ़ किया जा सके, इस पर काम करता है। तीसरा इसका सचिवालय है। इसकी अध्यक्षता संगठन के महानिदेशक के द्वारा की जाती है तथा अपनी गतिविधियों को क्रियान्वित करने के समग्र उत्तरदायित्व के साथ ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और तकनीकी संस्थान के रूप में कार्य करता है। अब देखिए इसकी अध्यक्षता संगठन के महानिदेशक के द्वारा पे की जाती है। सचिवालय बहुत सारी जगह पे जरूरी होता है, जैसे आज भारत का जो सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में, तो देखा जाए तो उसको थिंक टैंक कहा जाता है पूरा। मतलब वहां पे हर फील्ड के जो है ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाह होते हैं, जो हर तरह की रोड्स बनानी है तो उसमें रोड रिलेटेड जो है कि किस तरीके से ढांचा होना चाहिए, अगर कोई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कोई विकास करना है तो कोई डैम बनाना है, तो इन सारी चीजों के कई सालों के एक्सपीरियंस जो होते हैं आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को वहां पे रिक्रूट किया जाता है। तो वैसे ही कोई भी संगठन होगा तो उसका सचिवालय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसका भी सचिवालय बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तरदायित्व के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रशासनिक कि किस तरीके से इसको एडमिनिस्टर करना है, सारे लोग इसमें अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनसे सही तौर पर निगरानी रखना, उनसे साथ जो है टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी उनको प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें काम होती हैं डब्ल्यूएचओ के अंतर्गत। तो डब्ल्यूएचओ के अंतर्गत 3 संस्थाएं काम करती हैं, एक महासभा हो गई, कार्यकारी बोर्ड हो गई और एक सचिवालय हो गया। इसके अलावा इसके कार्य आपसे कोई पूछा जाए कि क्या काम करता है, कोई ना कोई तो काम होगा। तो इसका सबसे पहला काम है स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे विश्व का मार्गदर्शन करना। दूसरी अगर हम बात करें तो इसी के अंदर जो दूसरा काम है इसका स्वास्थ्य के लिए विश्व स्तर या मानक निर्धारित करना। अब जैसे कई चीजों पे एक डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड सेट करता है कि भाई अगर किसी को डायरिया हुआ है, किसी को उल्टी हो रहे हैं, जैसे बच्चों को हम ओआरएस देते हैं, तो ओआरएस में किस तरीके के कंटेंट होना चाहिए, कितना उसमें केसीएल होना चाहिए, कितना एनएसीएल होना चाहिए, ये डब्ल्यूएचओ के मानक निर्धारण के आधार पर दिया जाता है कि भाई किस पेशेंट को कितना जो है ये मेडिसिन देनी है, इस रोग के लिए क्या चीजें निर्धारित की जानी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कई चीजों के साइड इफेक्ट के बाद ये कई तरह के इस तरह के मानक भी निर्धारित कर देते हैं कि इस तरह का स्वास्थ्य जो है सुविधाएं नहीं देनी चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु कार्य करना और विश्व का मार्गदर्शन करना, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कोई भी चीज के बारे में अगर आपको पता चल जाता है तो आप जो है आसानी से उसका सामना कर सकते हैं, तो उसको जो है विश्व पटल पे लाने का काम डब्ल्यूएचओ का होता है। स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, ये जो है हेल्थ टेक्नोलॉजी, आज बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है तो वो सही तौर पर हो पाए, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी कई बार डिवास्टेशन भी कर देती है, कई बार जो है पूरा जो है दहशत भी फैलाती है और विनाश भी करती है, तो उसको सही तौर पर उपयोग करना एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। मानकों को विकसित करके उनके उपयोग को बढ़ावा देना भी इसका काम है। दूसरा अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियां, जैसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इंडिया में चल रहे हैं, तो उनमें क्या क्या चीजें हैं, कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए, 6 महीने पे क्या होना चाहिए, जैसे पल्स पोलियो के अलग अलग जो है एक सेक्शंस बटे हुए हैं, तो ये सारी चीजों का निर्धारण भी करना इसका काम है। कार्यक्रमों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सरकारों से सहयोग करना इत्यादि भी इसके जो है कार्यशैली के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें डब्ल्यूएचओ का वित्त पोषण कैसे होता है, तो देखा जाए तो इसकी 2 तरीके से वित्त पोषण होते हैं। एक पहला होता है स्वैच्छिक, मतलब जो इसके सदस्य देश हैं उन्होंने कोई एक तरीके से स्वेच्छा से कुछ भी दे दिया इनको और उस हिसाब से ये संस्था चलती रहती है, तो एक स्वैच्छिक योगदान होता है। ये एक ऐसी राशि है जिसका भुगतान संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, निजी कंपनियों, व्यक्तियों और सदस्य राष्ट्र द्वारा स्वैच्छिक रूप से वॉलंटरी तौर पे दिया जाता है कि किसी का मन हुआ, कोई संगठन हुआ, उसने डब्ल्यूएचओ को कोई राशि दे दी, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई व्यक्ति विशेष है, उसने एक तरीके से डोनेशन कर दिया और इसको जो है वित्त पोषित किया, अर्थात सदस्य या गैर सदस्य देश अपनी इच्छा के अनुसार इसमें योगदान कर सकते हैं। दूसरा है निर्धारित योगदान, इसका भुगतान सभी सदस्य देशों द्वारा किया जाता है और इसका निर्धारण देश की सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब जिसको जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एवं जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो इसका वित्त पोषित करता है वो यूएसए है, और यूएसए में भी कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन इसका बहुत बड़ा वित्त पोषक है। तो यूएसए ने जब चीन से जब कोविड वायरस निकला तो यूएसए ने यहाँ कहा था डब्ल्यूएचओ की जो कार्यकारी शैली है उस पर सवालिया निशान उठाए थे और कहा था कि हम अपना वित्त पोषण रोक देंगे, जो डब्ल्यूएचओ के लिए एक बहुत बड़ा एक वो था कि सेटबैक था, क्योंकि डब्ल्यूएचओ को सबसे ज्यादा पैसा ही वहां से मिलता है।
तो हम इसकी कुछ ऐसी चीजों को भी देखते हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या चीजों से ये निपटता रहता है, किस तरीके की इसको दिक्कतें आती है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगा तो वो कैसे काम कर पाएगा। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत डब्ल्यूएचओ पे जो उठाई जाती है वो उसके कारण है क्योंकि सारे देश इसको मिलकर पैसा जो है पूरी तरह से नहीं दे पाते हैं। देखा जाए तो किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति की जो स्वास्थ्य उसकी लिस्ट में होता है, प्रायोरिटी लिस्ट में, वो सबसे नीचे होता है। मतलब स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बहुत कम है और जब स्वास्थ्य के लिए ऐसे संगठनों के पैसा देने की बात होती है तो कुछ ही लोग इसमें आगे आ पाते हैं। तो ये जो संगठन है ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस को से भी गुजरता है। अब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरेगा तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन पर, प्रशासन पर फर्क पड़ेगा। जैसे कि समझिए कोई सरकार कोई एक तंत्र चला रही है, कोई एक सिस्टम चला रही है, अब उस सिस्टम में लोगों को सैलरी ना बांटे तो वहां के लोग अच्छे से काम कर पाएंगे? उनसे सरकार सवाल पूछ पाएगी? नहीं पूछ पाएगी क्योंकि सरकार उनको वित्त पोषित ही नहीं कर पा रही। तो सेम दिक्कत जो है डब्ल्यूएचओ के साथ भी आती है। कुछ इनकी चीजों पर हम नजर डालते हैं कि भाई इसके साथ क्या है। तो संगठन की जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस इसको फेस करने पड़ते हैं, उनमें फाइनेंस कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा भी कुछ चीजें उन पर नजर डालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया इनकी जो पूरी तरह से एक डिपेंडेंसी है जिसको ओवर डिपेंडेंसी कहा जाता है, मतलब ये पूरी तरह से निर्भरता जो है डब्ल्यूएचओ देशों से सुरक्षित वित्त पोषण के बजाय मुख्य रूप से समृद्ध देशों, मतलब जो आपके बहुत ज्यादा प्रॉस्परस देश हैं जैसे यूएसए, यूरोप, इनके आसपास घूमता रहता है। अभी जैसे चीन का दबदबा है अर्थव्यवस्था में तो चीन के आसपास, तो चीन की कई तरह की चीजों को जो है सही भी साबित किया कि भाई चीन जो है सही तौर पर ये चीजें कर रहा था। अब बायोलॉजिकल वेपन्स तो दुनिया के लिए एक हानिकारक ही चीज है, तो इसमें डब्ल्यूएचओ की भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहां पर ऐसी चीज क्यों हो रही है? क्योंकि भाई जो सुरक्षित वित्त पोषण की बजाय मुख्य रूप से समृद्ध देशों पर निर्भर कर रहा है। तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स, ये बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, उनके द्वारा बनाई गई एक संस्था है, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कई फील्ड में काम करती है, कैंसर्स के लिए, मलेरियाज के लिए, बहुत सारी फील्ड में इन्होंने योगदान दिया। तो डब्ल्यूएचओ को बहुत बड़ा एक जो डोनेशन आता है वो यहां से आता है, जैसी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त फंड पर निर्भर है। अब यही इनकी अगर मतलब मान लिया जाए माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू अगर कभी कम होने लगे तो वो डब्ल्यूएचओ पे असर डालेगा, क्योंकि ये कोई एक तरीके से एक प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है कि भाई यहाँ पर इस तरीके से इसको पैसा मिलता रहेगा। तो ऐसे समृद्ध देशों का अगर पैसा मिलेगा तो उनका वर्चस्व भी ज्यादा रहेगा, उनकी गलतियों को ढका भी जाएगा। तो ये चीजें भी देखने मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें परिणाम स्वरूप वर्तमान में डब्ल्यूएचओ का 80% वित्त, अब कोई भी कार्यक्रम है तो इसमें जो है जिन्हें फंड देने वालों द्वारा चुना जा रहा है। अब यहां पे क्या गड़बड़ी होती है कि अगर जो फंड दे रहा है और वही कार्यक्रम चला रहा है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्शियलिटी होती है। तो ये एक बहुत बड़ी एक चुनौती जो है डब्ल्यूएचओ को फेस करनी होती है। डब्ल्यूएचओ के महत्वपूर्ण कार्यक्रम अल्प वित्त पोषित हैं क्योंकि इन कार्यक्रमों को निर्धारित करने में फंड देने वाली संस्थाओं और समृद्ध और विकसित देशों के बीच हितों का टकराव होता है। अब जब किसी एक व्यक्ति की चल रही होगी तो क्या होगा, या किसी एक समृद्ध देश की चल रही हो तो इनमें टकराव तो होगी ही होगी, क्योंकि कई तरह की जो चीजें होती हैं वो मनवाने की कोशिश होती है कि अगर हम वित्त पोषित कर रहे हैं तो हमारी जो है शर्तें भी मानी जाए, और कई बार वो विपरीत दिशा में भी चली जाती है जिसके कारण ये टकराहट होती है। इसके बाद अगर हम बात करें नतीजन वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्रों में एक प्रतिनिधि के रूप में डब्ल्यूएचओ की भूमिका को विश्व बैंक जैसे अन्य अंतर सरकारी निकायों द्वारा और बड़े प्रतिष्ठानों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। क्योंकि भूमिका आ जाती है भाई जहां वित्त पोषण की तो वर्ल्ड बैंक आ जाता है, तो डब्ल्यूएचओ की भूमिका कहीं ना कहीं संदेह में आ जाती है। इसके अलावा वर्ष 2014 में पश्चिमी अफ्रीका में फैली इबोला महामारी को खत्म करने में इसके अपर्याप्त प्रदर्शन के बाद संगठन की प्रभावकारिता के सवाल घेरे में आ गई थी। और इसके बाद 2019-20 में कोविड-19 पर भी जो है काफी सवाल पूछे गए थे कि क्या डब्ल्यूएचओ को बंद कर देना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम इस पूरी चीजों का अगर निष्कर्ष निकाल कर देखते हैं तो यहां से हमको यही चीज पता चलती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संस्था है, उसको चलाने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई बीमारी आती है तब पूरा विश्व जागता हुआ नजर आता है, लेकिन हमें जो एक होता है कि एक बैक स्टेज तैयारी, एक होमवर्क जो होता है, इसके लिए सारे देशों को साथ में आना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो देश उस बीमारी से जूझ रहा होता है वो तो काफी एक्टिव होता है, दूसरे देश को इतना नहीं रहता है कि भाई इन पे बैन लगा दो, कई तरह के सैंक्शंस लगा दो कि यहां से लोग नहीं आने चाहिए, वहां से कुछ सामान नहीं आना चाहिए जिससे हम सुरक्षित रह पाए। उनकी कई तरह के खाद्य पदार्थों पर बैन लगा दिया जाता है, लेकिन इससे सॉल्यूशन नहीं निकल सकता क्योंकि विश्व तो पूरा एक ही है। अब कोविड जैसी महामारी आई तो नॉर्थ कोरिया का अप्रोच कि लोगों को मार दिया जाए, जो भी ऐसे चीजें आ रही तो वो मानवता के खिलाफ भी चला जाता है।
तो इसका जो सही तौर पर अगर हम निष्कर्ष निकाल कर देखते हैं कि भाई WHO की जो एक तरीके से प्रामाणिकता की बात करें, प्रभावकारिता की बात करें, तो इनके लिए सारे विश्व के देशों को एक पटल पर आना चाहिए, स्वास्थ्य को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में और आगे ले जाना चाहिए दूसरे मामलों से। जैसे कि हर साल कई तरह की बैठकें होती हैं, कई बड़े बड़े देशों के G7 की बात करें, G20 की बात करें, ऐसे ही WHO का भी जो है अभी जो स्ट्रक्चर है इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में कोई भी देश बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल ना करे, जिससे कई जगह जो छोटे छोटे देश होते हैं, छोटे छोटे जो लोग होते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था तो चरमराती है, उनका जीवन जो है तहस नहस हो जाता है। तो उन चीजों को देखते हुए स्वास्थ्य को बहुत आगे रखना चाहिए सभी के लिए, और इस तरीके से कुछ ऐसी चीजें निकालकर सरकार को लानी चाहिए। इसके अलावा WHO में अपर्याप्त वित्त पोषण, योजना, कर्मचारी और पदाधिकारियों की कमी भी इसका एक प्रमुख चुनौती है। तो इस चीजों को भी दूर करना चाहिए, सारे देशों को एक पटल पर आना चाहिए कि केवल सदस्य बनने से काम नहीं होगा, सदस्य बनने के साथ साथ इसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट में भी होना जरा जरूरी है कि भाई किसी दूसरे देश के अंतर्गत ये चीज हो रही है तो कल की डेट में हमारे साथ भी हो सकती है, तब हम उसको कैसे निपटेंगे। तो उससे पहले ही अगर तैयारी रहेगी तो बहुत अच्छे से इसको फेस कर लिया जाएगा। तो होप ये चीज आपको समझने आई होगी। और भी कोई डाउट्स आएंगे तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है मेरी तरफ से आपके लिए है कि भाई आपको क्या लगता है किस मॉडल पे WHO को काम करना चाहिए जिससे इसकी इफेक्टिवनेस और ज्यादा उभर कर बाहर आए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए। और भी कोई तरह के डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।